गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो भी पढ़ाया गया है उसको खूब मन लगा करके पढ़िएगा। ठीक है? जो भी पढ़ाया गया है वही आपका सिलेबस है। पोर्शन मैं आपको दोबारा एक बार भेज दूँगी फाइनल का। ठीक? आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। सभी चैप्टर आपको पढ़ने हैं और किसी भी चैप्टर में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बुक के अंदर का और बुक के पीछे जो क्वेश्चन जो अभ्यास कार्य आपको दिया गया था, मैंने आपको करवाया है दोनों ही। आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ करके याद कीजिएगा। और किताब के अंदर जितने भी डायग्राम या चित्र आपको बनवाए गए हैं पाठ के साथ में, उन सभी चित्रों का फिर से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है? और बच्चों, जो भी आपके डायग्राम हैं उनको आप कॉपी पे ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे दिमाग से खाली देख करके मत कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। क्लियर है? जो भी डायग्राम जिस भी चैप्टर के साथ में सब आपको पढ़ने हैं। हम लोग पिछले वीडियो में अपना लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें से हमने मिट्टियाँ पढ़ लिया था, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु बचे थे। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा जो 3 चैप्टर नहीं हैं वो आपके सिलेबस से कट हो गए हैं। ठीक, फिर भी मैं आपको आपका पोर्शन लिख करके भेज दूंगी, आप उसी हिसाब से अपने पाठ को पढ़िएगा। तो आज हम यहाँ पर भारत की वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे। क्लियर बच्चों? हमारा भारत देश जिस तरीके से विभिन्नताओं का देश है, हमारे देश में तरह तरह की भाषाएं, बोली, हमारे वेशभूषा सब अलग अलग हैं, उसी प्रकार से हमारी यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियाँ भी अलग अलग हैं। ठीक है? यहाँ पर तरह तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं क्योंकि हमारे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा धरातल एक जैसा नहीं है, इसीलिए उसी धरातल और मिट्टी के कारण हमारी वनस्पतियाँ भी विभिन्न प्रकार की यहाँ पर होती हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी पहले वनस्पति के प्रकार से, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है बच्चों, ये हमारे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इन वनों की खासियत ये होती है कि ये वन उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है? ये वन बहुत अधिक घने और ऊंचे पेड़ इनमें होते हैं और बहुत ज़्यादा घने होते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता। इस तरीके के वन हमें भूमध्य रेखा के आसपास मिलते हैं। इन जो हमारे जो ये वृक्ष हैं, इन वृक्षों के कारण हमारे इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं समय समय पर भारी वर्षा होती है। ठीक है? और ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, हमेशा हरे भरे रहने वाले होते हैं। इनमें सदाबहार वन सबसे मुख्य है, उसके अलावा रोज और रबड़, एबोनी, महोगनी, ये सब कुछ यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। ठीक, इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये हमारे दूसरे प्रकार के वृक्ष हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन वृक्षों में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती थी और इन वृक्षों में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा प्राप्त होती है। ये इस तरीके के वन हमारे हिमालय की शिवालिक श्रेणी और हमारे जो पश्चिमी घाट हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन बहुत ऊंचे होते थे, ये वन कम ऊंचे और कम घने होते हैं और एक निश्चित समय पर ही ये यानी कि ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में अपनी पत्तियों को गिराते हैं। ठीक है? इसके अलावा इन वनों में हमारे मानसूनी वन हैं, इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं और मानसून आने पर ही इनमें दोबारा
पेड़ पौधे पत्ते हरे भरे होते हैं, इसलिए इनको मानसूनी वन भी हम कहते हैं। इनके जो मुख्य वृक्ष हैं उनमें सागौन, साल, आमलूस, पीपल, नीम जो हमारे यहाँ मुख्यतः हमको दिखाई देते हैं अपने आसपास, शीशम है, सहतूत है, ये सब पेड़ इनमें आते हैं। ठीक है, और ये वाले जो वृक्ष हैं वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन मुख्य क्षेत्रों में, बिहार है, आपका झारखंड है, इनमें पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, अब इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। ये बच्चों थर्ड हमारा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। ये जो वन होते हैं इनमें जो वर्षा होती है वो 80 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इन क्षेत्रों में और दक्षिण के पठारों में मिलते हैं। यहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए ये वनस्पतियाँ बहुत छोटी और कटीली पत्तियों वाली होती हैं जिनमें कांटे होते हैं। ठीक है, इनमें जो है मुख्य हमारे हैं बबूल है, खजूर के पेड़ हैं, कीकर है, ये मुख्य पेड़ इनके हैं इस वन के। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है पर्वतीय वन। नेक्स्ट है हमारा बच्चों पर्वतीय वन। ये जो हमारे वन होते हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में हमें मिलते हैं। ठीक है, और इनमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों से लेकर के शंक्वाकार उपोष्ण कटिबंधीय वन भी हमें मिलते हैं। या पर्वतीय वनों के जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि ये शंक्वाकार होते हैं, मीन्स इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इनकी खासियत क्या है, ये सदाबहार शंक्वाकार पर्वतीय वन होते हैं। ठीक, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से लेकर के 1500 से लेकर 2500 मीटर के बीच में होती है। ये पेड़ शंक्वाकार होते हैं और शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है, इनमें इन पेड़ों में हमारे के पाइन है, ओक है, देवदार है, चीड़ है, इस तरीके के वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है ज्वारीय या दलदलीय वन। ज्वारीय या दलदलीय वन ये डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं जो कि समुद्र के पास होते हैं और जहाँ ज्वार आते हैं उन भागों में ये पाए जाते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं, यानी समुद्रों का पानी खारा ही होता है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार में मिलते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों के मिलने की एक जगह और भी है, हमारा गंगा का डेल्टा। गंगा के डेल्टे में भी ये मिलते हैं और इनमें सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इन वृक्षों को सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, और हमारा गंगा का जो डेल्टा बनता है उसको हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे हो गए पर्वतीय, ज्वारीय या दलदलीय वन, इन्हें मैंग्रोव भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वनों से लाभ। वन, ये जो हमने वनों के बारे में पढ़ा, इनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, वनों से लाभ, सबसे पहला लाभ हमें होता है कि उद्योग चलाने के लिए हमें कच्चा माल इनसे मिलता है। जैसे हमें कागज उद्योग है तो कागज उद्योग के लिए हमें लकड़ी मिलती है। हमारा दिया सलाई उद्योग है, दिया सलाई बनाने के लिए उसके पीछे जो लकड़ी होती है वो मिलती है। दिया सलाई मीन्स माचिस। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्या लाभ इनसे मिलता है, कच्चा माल।
नेक्स्ट हमको मिलता है इनसे शीतल वायु, और मिट्टी को ये नम रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसके अलावा हमको पेड़ पौधे जो होते हैं ये उनकी जड़ों को बांधे रखते हैं। ठीक है, हमारे जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े पेड़ की वनों की बात कर रहे हैं, हमारे छोटे और पेड़ होते हैं उनको ये अपने जड़ों से बांधे रखते हैं और मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ पौधों को ये अपने साथ बांध के रखेंगे, मिट्टी का बर्तन नहीं होगा, बाढ़ भी नहीं आएगी। ठीक है, जब पेड़ पौधे हमारे रहेंगे तो बाढ़ आने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जो हमारे मैंग्रोव वन है समुद्र तटों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, यानी उनमें भी लहरें उठने का कम प्रभाव होता है। देखिए बच्चों, अब हमने वनों से लाभ पढ़ लिए हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारे वन्य जीव। आप अपने घरों में पशुओं को पालते हैं ना, कोई अपने घर में डॉग रखता है, कोई कोई चिड़िया रखता है, तोता रखता है, या हम कुछ भी पाल सकते हैं अपने घर में। तो जो हम जानवर घर में रख करके पालते हैं उनको हम पालतू पशु कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो जीव, जो जंतु या जो जानवर हमें जंगलों में मिलते हैं, वनों में मिलते हैं, उनको हम वन्य जीव कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। तो अब हम आगे वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीव कौन होते हैं हमने आपको बता दिया, जो जंगलों में जानवर मिलते हैं या रहते हैं उनको हम वन्य जीव कहते हैं। ठीक बच्चों, पालतू पशु तो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, लेकिन जो वन्य जीव होते हैं वो वनों में रहते हैं। और धीरे धीरे हमने क्या किया है, हमने अपने घरों को बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इमारतों को हमने बना लिया और उन वनों को हमने काट दिया है। वन कटने के कारण इन लोगों का जो घर था, जो वृक्षों पर होता था, वो समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए इनकी संख्या भी समाप्त होती चली जा रही है, क्योंकि इनके रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। ठीक है, अब जैसे आपका सफ़ेद हाथी है, काला हिरन है, शेर है, इन सब की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी है। ठीक है, और जैसे हमारे लिए बहुत चीज़ें उपयोगी हैं, उसी तरीके से हमारे लिए वन्य जीव भी बहुत उपयोगी हैं। देखिए, जैसे गिद्ध होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी मात्रा खत्म होती जा रही है। तो गिद्ध हमारे लिए बहुत उपयोगी था। कैसे उपयोगी था कि मान लीजिए अगर कोई जीव जंतु कहीं कोई मर जाता था तो गिद्ध उसको क्या करते थे, खा के खत्म कर देते थे उसके मांस को, जिससे कि उसके सड़ने की और गंदे होने की उसकी बदबू चारों तरफ नहीं फैलती थी, और उसके सड़ने पर जो होने वाला इन्फेक्शन था वो भी नहीं होता था। ठीक है, इसलिए बच्चों, जो वन्य जीव हैं वो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं और हमको उनको अपने साथ रखना चाहिए। साथ इन द सेंस घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें उनकी सुरक्षा की दृष्टि अपनानी चाहिए। उनके घरों को हमने नुकसान पहुंचाया है, उसका हमको ख्याल रखना चाहिए। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया गिद्ध हमारे वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने में हमारे सहायक होते थे। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? सरकार द्वारा कुछ, अब इन्हीं वन्य जीवों के लिए कुछ सरकार द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिनके तहत हमारा पहला है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है और ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर चराई और शिकार करना बिल्कुल मना होता है।
ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? जहाँ पर शिकार करना और जानवरों को चराना यानी खाना देना, मतलब घास खिलाना जमीन से, वो बिल्कुल मना होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है वन्य जीव अभयारण्य। एक वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? जहाँ पर हम अनुमति लेकर के अपने जीवों को चरा सकते हैं। ठीक है। घास खाने के लिए उन्हें हम अनुमति के आधार पर छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद में हमारा आता है पक्षी विहार। पक्षी विहार वो स्थान होता है जहाँ पर पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, यानी कि वो कहीं से भी ले करके खाना खा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शाकाहारी और मांसाहारी जीव। अब देखिए, शाकाहारी जीव वो जीव होते हैं जो पूर्णतः वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। ऐसे जीव जो केवल हमारी वनस्पतियां यानी पेड़ पौधों को ही खाते हैं, उनको हम शाकाहारी जीव कहते हैं। दूसरे हमारे हैं मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव वो जानवर या जीव होते हैं जो कि शिकार करके जीवों को अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं और उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे शेर है, भेड़िया है, ये सारे हमारे मांसाहारी जीव हैं। इसके अलावा बच्चों आपको ये पता ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है? मोर है। इसको आप ध्यान रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और हमारा जो भारत है उसको हम मसालों का घर कहते हैं। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये बीच में से आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। भारत को हम किसका घर कहते हैं? मसालों का घर। यानी आपसे क्वेश्चन करा जाए मसालों का घर किसको कहते हैं, तो हम लिखेंगे भारत को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक खास बात और भी है कि हमारा जो एशियाई शेर है वो गुजरात में पाया जाता है और गिर के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में और गिर के जंगलों में। असम में हमारे हाथी और गैंडे पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? इसके साथ ही एक नया पॉइंट आता है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी प्रवासी पक्षी हम किसे कहते हैं? उन पक्षियों को कहते हैं जो ठंड शुरू होने पर हमारे देश में आते हैं और गर्मी शुरू होने पर अपने देश वापस चले जाते हैं। प्रवासी मतलब कुछ समय के लिए आने वाले, बाहर से आने वाले, और प्रवासी पक्षी बाहर से आने वाले पक्षी। तो जो पक्षी कुछ समय के लिए ठंड शुरू होने पर हमारे देश में आते हैं लगभग दिसंबर के महीने में, और गर्मी शुरू होने पर लगभग मार्च के आसपास अपने देश वापस चले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी। उनमें हमारा साइबेरियन सारस है, फ्लेमिंगो है, ठीक है, पिंटेल बतख है, ये सभी जो पक्षी हैं वो हमारे आते हैं। बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है, इसी के साथ आपका पोर्शन भी ख़त्म हो गया है। ठीक है। फाइनल तक का आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का पीडीएफ मैं आपको बना करके भेजूंगी नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है। इस बार आप इस वीडियो को पढ़िए, देखिए, समझिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और नेक्स्ट टर्न पर इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी, प्लस मैप वर्क भी इसमें है, उसको भी मैं आपको भेज दूंगी, उसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है बच्चों, खूब मेहनत से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू।